हाल ही में नेपाल में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा किसी अविश्वास प्रस्ताव या पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा नहीं है, बल्कि नेपाल के इतिहास का एक नया अध्याय है जिसे वहां के जेनजी आंदोलन ने लिखा है। लेकिन आज हर कोई इस बात से हैरान है कि चीन के चरणों में गिरे रहते थे ओली नेपाल में हिंसा के बीच सरकार गिरने पर जिनपिंग ने क्यों चुप्पी साध रखी है। किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी पर पेश है यह खास रिपोर्ट। जहां नेपाल की राजनीति में चीन और भारत का पारंपरिक दबदबा रहा है, वहीं पहली बार कोई सरकार सीधे तौर पर आम जनता, खासकर युवाओं के आक्रोश के कारण गिरी। इस घटना ने एक ही झटके में नेपाल की दशकों पुरानी राजनीतिक धारा को बदल दिया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक इस्तीफा नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति जैसा लगता है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह कोई राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि नेपाल के युवाओं का गुस्सा था, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा। यह आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं था और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसने राजनीतिक पार्टियों की पारंपरिक चालों को बेअसर कर दिया। तो क्या इस इस्तीफे को हम चीन के लिए एक बड़ा झटका मान सकते हैं? केपी ओली को हमेशा चीन का करीबी माना जाता रहा है। ओली का इस्तीफा चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार है। ओली सरकार चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ओली के नेतृत्व पर बहुत निवेश किया था। इस इस्तीफे के बाद चीन की रणनीति में एक नया और अप्रत्याशित फैक्टर जुड़ गया है। नेपाल की जनता की इच्छा शक्ति, चीन की खामोशी इस बात का सबूत है कि उसके पास इस तरह के पीपल्स वार यानी जनशक्ति का कोई जवाब नहीं है। तो क्या भारत के लिए यह एक मौका है? क्या भारत इस स्थिति का फायदा उठा सकता है? एक तरफ चीन के करीबी नेता का जाना भारत के लिए राहत की बात हो सकती है, दूसरी तरफ भारत को बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। यह आंदोलन किसी खास विचारधारा से प्रेरित नहीं था, इसलिए इसका फायदा उठाने की कोई भी कोशिश भारत को जनता के बीच अलोकप्रिय बना सकती है। भारत को युवाओं की मांगों का समर्थन करते हुए एक संतुलित और दूरदर्शी कूटनीति अपनानी होगी। हम कह सकते हैं कि नेपाल की राजनीति अब पारंपरिक भारत चीन की खींचतान से परे एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां जनता की आवाज सबसे शक्तिशाली हो गई है। यह बिल्कुल साफ है, नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया कि वे अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहेंगे। यह नई पीढ़ी सिर्फ राजनीतिक विचारधाराओं में नहीं, बल्कि ठोस बदलाव में विश्वास रखती है। ओली का इस्तीफा सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि नेपाल में नई राजनीति के उदय का संकेत भी है। अब चाहे कोई भी सरकार बने, उसे जनता की इच्छाओं का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि अगली बार भी सड़कों पर यही युवा होंगे। दरअसल केपी शर्मा ओली का इस तरह इस्तीफा देना श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के शासन के अंत की भी याद दिलाता है। नेपाल की विदेश नीति पारंपरिक रूप से भारत के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन ओली ने विदेश नीति में चीन को अधिक महत्व दिया, जिसके कारण उन्हें चीन समर्थक माना जाने लगा। चीन ने नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पद से हटने और नेपाली राजनीतिक वर्ग के खिलाफ जारी छात्रों के हिंसक आंदोलन पर अभी तक आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी। केपी शर्मा ओली हाल ही में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित चीनी सैन्य परेड में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर गए थे। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध काफी पुराने हैं। नेपाल भारत के साथ सिर्फ भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, यानी उनकी आर्थिक गतिविधियाँ सीमा पार से जुड़ी हुई। हमारे यहाँ आपस में वैवाहिक रिश्तों का संबंध भी है। इसके अलावा दोनों देशों की सीमा के बीच गाँव की बसावट इस तरह से कि यह पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सा इलाका नेपाल का हिस्सा है और कौन भारत का। ऐसे में नेपाल के मौजूदा हालात का असर भारत पर भी पड़ सकता है।